पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। इन सनराइज मसाला, स्वाद बिहार का। मिस्टर मंगल बर्तनों से इमारत बना रहे हैं, पता है क्यों? मिस्टर मंगल अपने बर्तनों से खाना खाए या उनसे इमारत बनाए, आपको उससे क्या? आप बस इतना जानिए कि सेंसोडेंट के पोटेशियम आयंस टूथ के सेंसिटिव नर्व फाइबर्स को शांत करे। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। एक दोस्त है जिससे बात किए बिना हम रह नहीं सकते, बातें घंटों की हों या कुछ सेकंड्स की। ये दोस्त हमेशा हमारी बात सुनता है, क्योंकि हमारा सबसे अच्छा दोस्त भगवान ही तो है। मंगलदीप, दिल से करो बात भगवान के साथ। अब हम रुख करते हैं बिहार का। बिहार में 40 सीटें हैं जिनके लिए वोटिंग हुई। इन 40 सीटों पर एक तरफ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला अलायंस था जिसको हम एनडीए अलायंस कहते हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस था। क्या है प्रोजेक्शन? पिछली बार 39 सीटें 40 में जीती थी एनडीए ने। इसमें 17 सीटें भाजपा की थी, 16 सीटें जेडीयू की थी, और इसके अलावा रामविलास पासवान की पार्टी यानी एलजेपी की भी 6 सीटें थी। और इस तरह ये 39 का आंकड़ा पहुंचा था। एक किशनगंज की सीट हारी थी जेडीयू कांग्रेस के हाथों। लेकिन इस बार स्थिति बदलती नजर आ रही है और एनडीए को कुछ सीटों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक्सिस माई इंडिया के इस पोल के मुताबिक एनडीए को 29 से 33 के बीच सीटें मिलती नजर आ रही, यानी कि 8 सीटों का नुकसान दिख रहा है अगर हम उसका मीडियन लें। इंडिया अलायंस को 7 से 10 के बीच सीटें मिलती नजर आ रही, यानी उनको 8 सीटों का कम से कम लाभ मिलता दिख रहा है। और अन्य के खाते में भी 1-2 सीटें जा सकती हैं। अब ये 1-2 सीटें जो अन्य के खाते में जा सकती हैं, ये पूर्णिया है जहां पप्पू यादव लड़ रहे हैं, ये काराकाट है जहां पवन सिंह लड़ रहे हैं, ये बक्सर है जहां आनंद लड़ रहे हैं। इस पे हम चर्चा करेंगे। अगर ये 0 है तो कोई नहीं है, 1 है तो पूर्णिया का नंबर आता है, 2 है तो किसका आता है, इस पर बातचीत करेंगे। बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता संदीप सिन्हा, जिन्होंने लगातार बिहार का दौरा किया। इसके अलावा हम एक एक्सपर्ट को भी साथ ला रहे हैं। लेकिन संदीप की तरफ रुख करें इससे पहले मैं आपको इसका भी ब्रेकडाउन बता देता हूं कि जो मैं आपसे कह रहा हूं कि 29 से 33 के बीच सीटें एनडीए को मिल रही हैं, तो कौन नुकसान कितना उठा रहा है। बीजेपी 13 से 15 सीटें जीत सकती है, यानी बीजेपी को 2-3 सीटों का नुकसान हो सकता है। अब ये 2-3 सीटें कौन सी हैं? एक सीट तो सब लोग बक्सर की गिना रहे हैं, दूसरी सीट अररिया की गिना रहे हैं। ये अंदाजे में जो है, जो हम ग्राउंड का बता रहे हैं, इसमें हमने एग्जिट पोल में आपको वो सीटें नहीं बताई हैं। 29 से 33 का जो आंकड़ा एनडीए का, उसमें 13 से 15 बीजेपी है। जेडीयू को ज्यादा नुकसान है। जेडीयू पिछली बार 16 सीटें जीती थी, इस बार 9 से 11 के बीच सीटें जीतती नजर आ रही है। एलजेपी को भी थोड़ा नुकसान हो सकता है, हालांकि वो 4 से 6 के बीच है तो ज्यादा नुकसान नहीं है। गया से जीतनराम मांझी की हम पार्टी चुनाव लड़ रही है, जीत भी सकते हैं, फंस भी सकता है मामला। इसी तरह से काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी चुनाव लड़ रही है, जीत भी सकते हैं, फंस भी सकता है मामला। और इस तरह से ये एनडीए गठबंधन पूरा होता है 29 से 33 के बीच। अब इंडिया अलायंस की बात करें तो कांग्रेस को 1 से 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, आरजेडी को 6 से 7 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी खाता खोलती नहीं दिख रही है। माले और सीपीएम की बात करें तो उन्हें 1 से 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और अन्य के खाते में 0 से 2। इसलिए एनडीए 29 से 33 का आंकड़ा, इंडिया 7 से 10 का आंकड़ा और अदर्स का 0 से 2 का आंकड़ा। संदीप सिन्हा जी बताइए, कौन कौन सी सीटें हैं जहां पे इंडिया अलायंस मजबूत दिख रहा है, कौन सी सीटें हैं जहां पे एनडीए अलायंस कुछ कमजोर दिख रहा है, और कहां कहां पे बहुत कांटे का मुकाबला दिख रहा है। हम लोग जब बिहार में थे तो एक चर्चा थी कि शायद इस बार नरेंद्र मोदी
सरकार में जो बीजेपी मुख्य दल है एनडीए का, उसको पुल बैक करेंगे उसके गठबंधन के साथ ही, जिसमें जेडीयू का नाम आ रहा था। जेडीयू को इस बार गठबंधन में 16 सीटें दी गई और वो दिख भी रहा है। हमारा जो प्रोजेक्शन है, इंडिया टुडे मैक्सिस का प्रोजेक्शन 9 से 11 सीटें, तो वो पुल बैक नजर आता है कि जेडीयू, जहां पे जेडीयू का कैंडिडेट है, वहां दिक्कत आ रही है एनडीए को पुल करने में। हालांकि नुकसान बीजेपी को भी है। और रही बात, आपने बताया कि जो गठबंधन बनाने में इस बार इंडिया गठबंधन भी बहुत आगे रहा। मुकेश सहनी को लाना, वीआईपी पार्टी को लाना, विकासशील इंसान पार्टी को लाना, मल्लाह वोटरों को नजर में रखते हुए, और आरजेडी का अपने खाते से उसे 3 सीट देना चुनाव लड़ने के लिए। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी के जो सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल को कुल 5 सीटें देना चुनाव लड़ने के लिए, और कांग्रेस को 9 सीटों पर अकोमोडेट करना। मतलब गठबंधन के मामले में इस बार लालू यादव ने भी बड़ा दिल दिखाया, और वो आपको जो हमारे प्रोजेक्शंस है उसमें नजर आ रहा है। अब रही बात कि सीटों पर जाए, सीटों में आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि अदर्स के नाम पर एक 0 से 2 का आ रहा है मामला, कौन सी सीट हो सकती है। उसमें 1-2 सीटें आपने छोड़ दी, वो सीट सीवान की है। हिना शहाब जो इस बार आरजेडी से चुनाव नहीं लड़के निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं सीवान से, तो उनके नाम पर भी बहुत चर्चा है। कई लोग कह रहे हैं कि गेम में अब हिना शहाब और विजय लक्ष्मी जी हैं जो जदयू की कैंडिडेट हैं। तीसरे नंबर पर अवध बिहारी चौधरी चले गए हैं जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं। तो इस तरह की बातें होती है, ग्राउंड की बातें हैं। एक्चुअल रिजल्ट हमें 4 को पता चलेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि 4 सीटें ऐसी हैं जहां निर्दलियों की चर्चा है। 1 पूर्णिया से पप्पू यादव, 2 काराकाट से पवन सिंह, 3 बक्सर से आनंद मिश्रा और 4 सीवान से हिना शहाब। ये 4 हैं जहां पे जिसमें बहुत चर्चा है। और मतलब ज्यादातर लोगों का कहना है कि ये 4 उम्मीदवार ऐसे हैं कि जो गठबंधन जीतने की स्थिति में थी, लगभग उनका खेल खराब हो रहा है। हिना शहाब वाली सीट में लोग कहते हैं कि हिना शहाब सीवान पे लड़ रही हैं, तो ये ग्राउंड से फीडबैक आपको मिलता है कि ये जेडीयू के लिए थोड़ा ज्यादा मजबूत स्थिति है, कि जेडीयू के लिए वो सीट निकालना थोड़ा आसान हो गया कंपैरेटिवली। हालांकि जब आप बक्सर में आते हैं, आनंद मिश्र जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो बीजेपी के कैंडिडेट मिथिलेश तिवारी हैं, उनके लिए स्थिति थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। वहां सुधाकर सिंह अपने आप को मजबूत विकेट पे देख रहे हैं कि आरजेडी से कैंडिडेट हैं। वहीं आप उससे मूव कर जाइए, आप काराकाट की सीट, जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है आज की तारीख में बिहार में। काराकाट से भोजपुरी सुपरस्टार और पावर स्टार, लोगों ने पावर स्टार बुलाते हैं। ये दक्षिण वाली चीज अब भोजपुरी इंडस्ट्री में भी आ गई। पवन सिंह को बोलते हैं सुपरस्टार, पावर स्टार, मेगा स्टार, मल्टी स्टार। जी हाँ, तो पावर स्टार पवन सिंह चुनाव मैदान में है। आरा गृह जिला उनका आरा है, बगल वाली सीट काराकाट ली है। काराकाट में तो वो उसको बहुत समुदाय जाति हिसाब से देखे तो लोग कह रहे हैं कि राजपूत वोट जो एक समय गारंटीड था कि उपेंद्र कुशवाहा के पास जाएगा, एनडीए के पास जाएगा, वो वोट पूरी तरह से शिफ्ट होता, लोगों को लगता है कि शिफ्ट हो जाएगा पवन सिंह के पास। इसके अलावा यूथ में उनकी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है, जहां भी जाते हैं भीड़ होती है, कई लोग देखने के लिए उन्हें मौजूद रहते हैं, सेल्फी खिंचवाने के लिए रहते हैं। इस तरह के ये भी दावे किए जाते हैं कि ये भीड़ सेल्फी वाली है, पर लोग ये भी कहते हैं कि संभव है कि यही सेल्फी वाली भीड़ वोट में कन्वर्ट हो जाए तो चीजें अलग हो जाएंगी। ठीक है संदीप, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह जी हमारे साथ हैं। संतोष जी, आपने आंकड़ा देखा एक्सिस माई इंडिया का और इंडिया टुडे ग्रुप का ये आंकड़ा है जिसमें एनडीए 29 से 33 सीटों पर है, इंडिया अलायंस 7 से 10 सीटों पर है, अदर्स 0 से 2। क्या है सर आपकी पहली टिप्पणी इस प्रोजेक्शन पे? एकदम बैंग ऑन है। मतलब हम लोगों ने लगभग एकदम शुरुआत से बोल ही रहे हैं कि मेरा 5 से, मैं शुरू से बोल रहा था कि 5 से 8 जीतती हुई नजर आ रही है, ऑप्टिमिस्टिकली 10 भी जा सकता है, तो उसी रेंज में चल रहा है बात। तो अब वो सीटें, सारी सीटें उस तरह से खुलेगी, जैसे कि हम लोग सीमांचल से शुरू करें तो सीमांचल की सीटें में महागठबंधन और इंडिया ब्लॉक की बात करें तो आप किशनगंज शुरू कीजिए, अररिया बोलिए, कटिहार है, फिर नीचे आते हैं तो थोड़ी सी नवादा औरंगाबाद है, ऑफकोर्स इधर काराकाट की सीट है। तो ये सारी सीटें इन पाटलिपुत्रा में कंटेस्ट है। हिना साहब का जिक्र हुआ तो एकदम हिना साहब, विजय लक्ष्मी का कंटेस्ट है। हिना साहब जितना ईबीसी वोट्स ले आती हैं तो उनकी संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। आनंद मिश्रा मुझे कंटेस्ट में बक्सर में नहीं लगे, वो वोट काटेंगे एनडीए का। वहां सुधाकर को मुझे बढ़त लग रही है। तो मोर और लेस जो प्रेडिक्टेबल लाइंस पे जा रहा है, वो गठबंधन की भी बातचीत हो रही थी कि किस तरह से बढ़िया गठबंधन स्टिच किया है। तो मुझको लगता है कि MY+ का जो पिच है आरजेडी ने बहुत अच्छा रेज किया है, चाहे कुशवाहा को दे करके या मल्ला फैक्टर को दे करके, और नयन यादव ओबीसी में रीच आउट करके, और इवन अपर कास्ट कैंडिडेट्स को फिल करके, जैसे मुन्ना शुक्ला को दिया, सुधाकर सिंह को दिया,
तो वो एक अच्छा कंपोजिशन ट्राई किया। अब प्लस उसके ऊपर में तेजस्वी का जो जॉब वाला थीम है जी। उसको लेकर के यूथ कंस्टिट्यूएंसी के, एनडीए की यूथ कंस्टिट्यूएंसी को जो स्प्लिट किया है, जी। तो मुझे लगता है ये इसने आरजेडी के वोट बेस को ऐड किया है। मैं वोट बेस पे जी आऊंगा सर। संतोष जी, लेकिन जो ये 7 से 10 सीटें दिख रही हैं, आप लगातार ग्राउंड पे थे, संदीप भी ग्राउंड पे थे, कुछ सीटों का जिक्र किया। मैं एक बार समझना चाहता हूं कि 7 से 10 के बीच ये सीटें हैं, ये कौन सी संभावित सीटें हैं? एक तो किशनगंज की सीट हो गई, अगर सीमांचल से शुरू करें, फिर अररिया की सीट हो गई, कटिहार की सीट हो गई, और खगड़िया वाली सीट। खगड़। जरा 3 विंडो दीजिए हमको, संतोष जी को भी भैया लगे ठीक है screen पे, भाई, आई और आल्सो, मेरे लिस्ट में भी खगड़िया है। खगड़िया खगड़िया वाली सीट पे भी कैंडिडेट का चुनाव जो एलजेपी का है उसको लेकर कई सवाल उठे, और वहां पे सीपीआईएम द्वारा संजय कुशवाहा को मैदान में उतारना, जो आपने एक बात कही कि लालू यादव जी ने एक चीज सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि मेरी नजर सिर्फ यादव या फिर मुस्लिम वोटर्स पे नहीं रहे, मैं दूसरे समुदाय को भी रीच आउट करूं। और ये ज्यादा इंडिया गठबंधन में आपको दिखता है कि कुशवाहा उम्मीदवार ज्यादा हैं, वो लव कुश से कुश को बाहर करने की तैयारी चल रही है, तो उसमें वो संजय कुशवाहा को वहां मैदान में उतारा जाना सीपीआईएम द्वारा, ऐसे उनका भी राजनीतिक परिवार से संबंध है, उनके पिताजी भी खगड़िया सदर से विधायक रह चुके हैं, तो ऐसा नहीं था कि वो नोवाइस थे इस पॉलिटिकल ठीक है। एक खगड़िया की सीट हो गई, और इसके अलावा और इधर आते हैं, आपने औरंगाबाद का जिक्र किया था। मैं औरंगाबाद नवादा को भी 50-50 वाले जोन में जी, रख रहा हूँ, close क्योंकि fight एक तो नवादा में भी बहुत 41% पोलिंग हुई, तो लो पोलिंग हुई, तो मुझको लगता है कि एनडीए के हिसाब से डेंजर वाली सीट है। ओके। और वो कुशवाहा फैक्टर अगेन औरंगाबाद में भी एट प्ले है, वो और रखता इधर हूँ। मधेपुरा से ऊपर और- आते हैं तो पूरा मधुबनी, दरभंगा से लेके ईस्ट वेस्ट चंपारण, वाल्मीकि नगर तक, यहाँ एनडीए बहुत सेफ दिख रही है ऊपर। वहां सेफ दिख रही है। उसमें थोड़ा सा डाउट का जो सीट है, उसमें जो आज मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई, जो ग्राउंड रिपोर्ट में थोड़ा सा ऐड किया, उसमें कुछ लोग बोल रहे हैं कि महाराजगंज और सारण में भी अच्छा कंटेस्ट है। अगर आरजेडी निकाल ले या कांग्रेस निकाल ले महाराजगंज में, तो सरप्राइज नहीं होना चाहिए। ये मेरे फीडबैक में नहीं आया है, आज की बातचीत से मुझे लगा है कि ये मेरे लिए थोड़े से सरप्राइजिंग, सारण सरप्राइजिंग सारण एलिमेंट को नहीं तो होगा, संतोष जी क्योंकि हम लोग क्लोज वैसे भी कंटेस्ट है, कोई भी 50-50 जीत वाले में सकता ही रख रहे है। थे। महाराजगंज अगर क्लोज कंटेस्ट हो जाएगा, अगर महाराजगंज कांग्रेस मान लीजिए जीत जाती है, इवन सासाराम, इस सबसे कमाल की बात है कि आज की जो चुनाव हुए हैं 8 सीट में, जो कि इसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस महागठबंधन का इस दौर में मुझे लग रहा है, लास्ट फेज में, चाहे कि बक्सर की बात करें, चाहे काराकाट की बात करें, चाहे सासाराम की बात करें या पाटलिपुत्रा की बात करें, कि इन 4 सीटों पर एकदम घमासान है। तो अगर वो निकाल लें, मान लीजिए कि 5-3 का भी स्कोर लाइन हो जाए, तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड। जी संदीप बोलिए। मैं जहानाबाद वाली सीट के लिए बोल रहा था, जहानाबाद तो 100% दे रहा हूं मैं आरजेडी। हाँ, वो आरजेडी की सीट लगभग। चलिए, आप लोगों की चर्चाओं को कुछ और ईंधन मिले, इसलिए अब मैं वोटिंग परसेंटेज का प्रोजेक्शन भी बता देता हूं एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक। तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले इंडिया अलायंस को बिहार में 15% का वोट गेन होता नजर आ रहा है। 15%, दैट्स अ वेरी बिग नंबर। गजब। 48% वोट मिलते नजर आ रहे हैं एनडीए को, इंडिया अलायंस को 42, यानी जो आपको 29 से 33 एनडीए दिख रहा है वो इसलिए क्योंकि अभी भी एनडीए 6-8% आगे है, 48% के लगभग वोट मिल रहा है। लेकिन 2019 की तुलना में देखें तो 8% वोटों का नुकसान भी हो रहा है एनडीए को 2019 के मुकाबले, इसीलिए वो सीटें घटती नजर आ रही हैं। राज्य दर राज्य हमने देखा है, यदि भाजपा विपक्ष में है तो लोकसभा चुनाव उनके लिए अपेक्षाकृत मुफीद होता है। यदि भाजपा सत्ता में है और मजबूत सीएम है या बहुत मजबूत कोई पॉपुलर स्कीम है तो उनके लिए मुफीद होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लाडली बहना या महतारी वंदन स्कीम। लेकिन जहां पे वो या उनके सहयोगी सत्ता में हैं और उनकी लोकप्रियता ढलान पर है, वहां दिक्कत दिखती है बीजेपी को, चाहे वो हरियाणा का राज्य हो, चाहे फिर वो बिहार का राज्य हो। मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि नीतीश कुमार भले ही राज्य के मुख्यमंत्री हों और भले ही उनकी जो कोर कॉन्स्टिट्यूंसी है, महिलाओं के बीच की उनकी स्कीम, जीविका दीदी, बच्चियों को वजीफा देना, वो सब ठीक है, लेकिन वो अभी अपनी लोकप्रियता के सबसे निचले पायदान पर हैं 2005 से लेकर अब तक, और इसमें मैं 2014 का चुनाव भी जोड़ रहा हूं। इंडिया अलायंस को 15% का गेन, वो 42% वोट पर हैं और उन्हें सिर्फ एनडीए से गेन नहीं मिल रहा है,
एक अदर्स की किटी में 10% हुआ करता था और वो भी घट गया है। इसकी एक वजह यह है कि लेफ्ट पार्टियां आ गई हैं इनके साथ। अब अगर मैं और ब्रेक डाउन करूं वोटिंग परसेंटेज, तो बीजेपी को 21% वोट मिलता नजर आ रहा है, पर आपको ध्यान रखना होगा बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ती है। जेडीयू को 19%, एलजेपी को 6%, हमको 1, आरएलएम को 1। इस तरह ये मिलके 48% पर पहुंचता है आंकड़ा। इंडिया अलायंस की बात करें, कांग्रेस को 10%, आरजेडी को 24%, वीआईपी को 3, माले को 3, सीपीएम को 1, सीपीआई को 1, और ये 42 पर पहुंचते हैं। और अदर्स के खाते में 10 हैं। अदर्स भी 19 के मुकाबले 7% लूज कर रहे हैं और 7% में एक बड़ा नंबर गया है इंडिया अलायंस की तरफ, यानी एक बाइनरी क्रिएट हुई है बहुत स्पष्ट तौर पर यहां पर। संतोष सिंह जी, क्या फैक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं? एक तो तेजस्वी यादव का जॉब का प्रॉमिस है और उसके बरक्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रॉमिसेस और डिलीवरी हैं, इसके अलावा और चीजें? देखिए, मैं शुरू से ये कहता रहा हूं, बहुत जगह मैंने बोला है कि इस इलेक्शन को 19 से तुलना करना ही नहीं चाहिए था। 19 का जो हम तुलना करते हैं ना, वो एक एक्स फैक्टर था। इसका मुझे लगता है कि 14 से किया जाए तो बेटर होता। तो 14 में उतने गैप्स नहीं थे। आप जब 14 से तुलना करेंगे ना, तब ये गैप समझ आएगा। 42 और 48 का जो बता रहे हैं, मुझको चुनाव में जिसकी थोड़ी सी चर्चा हुई, जिसको कि मैंने उसको माइक फैक्टर बोला, मुस्लिम यादव प्लस कुशवाहा, जहां मतलब 7 सीट पर कुशवाहा कैंडिडेट को फील्ड किया इन्होंने, महागठबंधन ने, तो सबको एक सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट उनकी कम्युनिटी में हुआ है और वो वोट का क्रैक्स दिख रहा है। और मल्लाह के आने के बाद अनदर वेरिएबल है, ईबीसी वोट का क्रैक्स दिख रहा है। तेजस्वी के जॉब के कारण यूथ के वोट का अक्रॉस द कास्ट लाइन वो वोट को ऐड करता हुआ दिखा रही है। और दूसरा वेरिएबल जो है, मोदी फैक्टर है, लेकिन मोदी फैक्टर लेटेंट है। मैं ये हमेशा कहता हूं कि ये इलेक्शन, अगर मैं एक संक्षेप में 2 वर्ड्स में अगर कहूं, इट इज राशन वर्सेस कास्ट का इलेक्शन मुझे लगा। अगर और स्टेट्स में कितना रेप्लिकेट हुआ है ये मॉडल नहीं कर सकता हूं, लेकिन बिहार में ये मोर और लेस ये दिखा गया। और ये जो गठबंधन की बात है ना, कि इन्होंने जो लेफ्ट के साथ वो अलग अलग सब लड़ते थे, वो कंसोलिडेट होने के कारण से ये उनका गठबंधन पर अच्छा वर्क किया है। तो मुझे लगता है कि, और लेकिन जो लेटेंट मोदी फैक्टर है, ओमेन कंस्टिट्यूएंसी है, और 25% जो ईबीसी वोटर्स हैं, हिंदू ईबीसी, अदरवाइज 36 है मुस्लिम का मिला करके, तो उसके मुझे ज्यादा परसेंटेज जो एनडीए को बढ़त आपको दिख रही है। तो कहीं ना कहीं जो एनडीए एबीसी के जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं, उसका मुझे मेजर परसेंटेज अभी भी एनडीए के साथ दिख रहा है जी। तो ये 4-5 वेरिएबल जी, इसको समराइज करें तो ये जात वर्सेस भात का चुनाव है। एक तरफ आपको जो राशन प्रणाली में लगातार अति गरीबों को प्रधानमंत्री योजना के तहत अन्न मिल रहा है, जिसको मैंने बिहार की भाषा में समराइज कर दिया भात में। और मैं वर्ड्स खोज रहा था सौरभ, मैं खोज रहा था कि इसका हिंदी संस्करण आपने बहुत अच्छा किया, जात वर्सेस बात। और दूसरी तरफ एक कास्ट अरिथमेटिक है, लेकिन हमने अक्सर देखा है कि पन्नों पर जो चीजें दिखती हैं, 1 या 2 समरी में चीजें उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। संतोष सिंह जी, संदीप सिन्हा जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपको बता दूं, ये सारे मेहमान आपको 4 जून को भी लगातार ललन टॉप की कवरेज में नजर आएंगे।